जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैफ सर और आज हम क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स गणित का 40 महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हम करवा रहे हैं तैयारी 2024 फाइनल एग्जाम की और ये गणित का पहला वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मैथ के पहले वीडियो को हम लोग सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग की परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5 है ना, 1/2, इस तरीके से जितने भी संख्या होती है ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको है 0। ठीक है, √2 पाई, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, √2 जो है ये परिमेय संख्या नहीं होता है। जो अंडर रूट में जो हो जाता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, जिसका एक्चुअल मान नहीं निकलता है। ठीक है, पाई भी जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना है। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पाई कौन सी संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच, यानी कि 3 और 4 के बीच आपकी कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3 पॉइंट मतलब समथिंग। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो आपका परिमेय संख्या सबके बीच होगा। ठीक है, तो सबका हम मान निकाल देते हैं। देखिए 3/2 को अगर हम लोग इसका डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और 7/2 को अगर हम लोग करते हैं तो 3.5 आ जाता है। ऑप्शन से नजर आ रहा है ये कि दूसरा सही है। चलो आगे भी देख लेते हैं हम लोग। ये 3/4 को अगर हम लोग मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, छोटा है तो 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा, 4 7 28 यानी 0.7 आ जाएगा। इसका मान निकालते हैं तो हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 1 3 और 1 10, 3 3 9 यानी कितना आ जाएगा। और हमने क्या बताया कि 3 और 4 के बीच कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से। तो 3.5 यहाँ आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो 3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं। 1/3 तो परिमेय संख्या है, सही बात है। √4, हाँ हमने क्या बताया कि जो रूट में होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल मान जिसका निकलता है वो होता है। जैसे कि 4 का अगर वर्गमूल निकालते तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये 2/1 नहीं लिख सकते, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई बच्चों, ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। हमने शुरू में ही बता दिया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाई क्या है, देखिए क्वेश्चन ही वही सेम मैच कर गया। ठीक है, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। एकदम आंख बंद करके आपको करके आ जाना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो 36 को 100 से हम इधर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 36 को 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.36। ठीक है, इसका डिवाइड करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जितना 0 है उसके उतना संख्या के पीछे हम लगा देंगे क्या, उसके उतनी संख्या के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 2 संख्या के आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो 0.36। अब ये पूछ रहा है शांत है या अनवसानी अनुवर्ती है या फिर अनवसानी अनावर्ती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, क्योंकि 0.36 के बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। अशांत क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए 1.3333 बार बार आ रहा है तो वो अशांत हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये शांत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग इसका 6 नंबर में। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 5 + √5 और इंटू 5 - √5। तो ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में नजर आ रहा है आपको, ऐसा नहीं नजर आ रहा है, a + b इंटू a - b।
नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसका भी उसी तरीके से बैठा दो ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी में हम लोग इसको बैठा देते हैं, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो, और बी कितना है बच्चों यहाँ पे? बी नज़र आ रहा है √5, तो √5 का भी हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है तो 5 बचता है, ठीक है। 5 बचता है तो कितना हो जाएगा? 25 में फिर 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहां पे आप लोग को सुविधा लगे, ठीक है, जहां पे जरूरी लगे उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन चर में बहुपद है, ठीक है। एक चर में बहुपद पूछ रहा है, तो एक चर यानी कि जैसे चर क्या होता है? एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर है। लेकिन एक चर बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है, और ये एक बहुपद में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये दूसरा में क्यों नहीं है? तो दूसरा में इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी चर होता है उसके पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3√t, ठीक है, 3√t, और यहाँ पे अगर हम इसको रूट को हटाएंगे तो t का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। t पर पावर क्या हो जाएगा? 1/2, और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा तो होगा नहीं, चूंकि ये y जो है जब y ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा पावर में? -1, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी सेम, ठीक है। ये सब जो होता है ना इस तरीके से, जैसे 1/x है, जब ऊपर चला जाता है तो x का पावर -1 हो जाता है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इधर स्टार्ट होता है, ना कि माइनस की तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसको बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि बहुपद वो संख्या होती है, बहुपद वो होती है जिसके चर में पूर्ण संख्या हो, पावर में पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3√x, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको बना के, तो 3 का पावर x का पावर में क्या हो जाएगा? 1/2, चूंकि ये रूट हटेगा तो 1/2 लग जाएगा। और हमने क्या बताया कि x का पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा में आते हैं हम जब भी, तो दूसरा में भी आपका पूर्ण बहुपद नहीं है, ठीक है, दूसरा भी नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुपद नहीं पूछ रहा है, बहुपद आपका कौन कौन है वो पहले देख लो, ठीक है। तो बहुपद आपका तीसरा और चौथा है, क्यों? क्योंकि इसके y का पावर में 2 है, ठीक है, पूर्ण संख्या, x के पावर में पूर्ण संख्या, यहाँ पे भी x है, इसके x के पावर में 1 है, तो ये सब बहुपद है। लेकिन बहुपद आपका 2 नहीं है, है ना। कौन कौन नहीं है? ये नहीं है और ये नहीं है, तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? नहीं है, तो ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका एग्जाम में तो ऐसा नहीं रहेगा, हमारे से मिस प्रिंट हुई है इसमें, ठीक है, तो एक इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पे x बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, के लिए बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। अब इसमें हम लोग जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम 1 बैठाएंगे, चूंकि x का मान कितना रखने के लिए कह रहा है? 1, तो 1 बैठा देंगे, x की जगह में 1 माइनस 4 और x का पावर 1, तो यानी कि 1 का x का पावर स्क्वायर था ना, x स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, 5 1 का 5 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 1 ही हो जाएगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे प्लस को जोड़ दो या फिर 5 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और इधर कितना बचा था? 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो तो आपको जब ये समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन बच्चों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोग को, ठीक है, अपने स्कूल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट लोग को, ठीक है। चलो ताकि सबको हेल्प मिल सके, है ना। चलो ये नेक काम होता है, करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 3x² +
x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग शेषफल परमेय विधि से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 1 जो दिया हुआ है ना, इसके बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 जो प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब कि x का मान हम लोग निकाल लिए। अब ये जो दिया हुआ है समीकरण, इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -1 बैठाएंगे। तो 3 - 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस x के जगह में हम लोग -1 डालेंगे, फिर -1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो -1 और यहाँ पे -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 तो यहाँ पे करेंगे 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 है 12x² -7x + 1 का गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इन दोनों को गुणनखंड कैसे करना है, देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। फर्स्ट और लास्ट कितना है, 12x² और 1 को गुना करेंगे, है ना। कितना कितना है फर्स्ट और लास्ट, 12x² और 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12x² और 1 को गुना करेंगे तो 12x² ही होगा, है ना। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बीच में कितना है बच्चों, यहाँ पे 7x है। ठीक है, तो देखिए 7x लाने के लिए हम लोग यहाँ पे 12x² है ना, इसको तोड़ेंगे 4 तिया 12x², है ना, 4x × 3x, तो 4 तिया 12 और x²। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। ठीक है, या जोड़ने पे या घटाने पे, ये बीच वाले के बराबर नहीं, तो मेरे पास जोड़ने से आ रहा है ना। तो अब देखिए ये पहले वाले अंक को हम सेम टू सेम लिख देंगे, 12x² और +1। अब बीच वाला को कैसे लिखना है, -7x लाना है। ठीक है, तो -3x और -4x, ये चीज़ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 7x हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये संख्या को हम इसी रूप में लिखे हैं, सेम यही संख्या लिखे हैं, चूंकि ये कैलकुलेशन करने के बाद यही आएगा। ठीक है, लेकिन तोड़ने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके। अब क्या करेंगे, 2 को पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब 2 को पेयर बनाएंगे तो देखो यहाँ पे ये दोनों पेयर में कि कौन सा कॉमन नजर आ रहा है। तो देखिए x, सबसे पहले x कॉमन आ रहा है तो x निकाल दिए, और देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 भी बाहर निकाल देंगे, यानी 3x बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, 3x जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 4 तिया 12, 4x बचा। कितना बचा, 4x बचा, है ना। माइनस 3x बाहर निकल गया तो इस पेयर में, दोनों पेयर में से 3x बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करके देखो क्या इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो 3x को 4x से गुना करेंगे तो 12x², और 3x और 1 को गुना करेंगे तो 3x। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो देखो इस दोनों में कुछ कॉमन नजर ही नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कॉमन में, 1 लिखेंगे कॉमन में। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4x। ठीक है, और माइनस जब कॉमन हो जाता है बच्चों तो ये जो प्लस दिख रहा है ये माइनस हो जाता है, -1। ठीक है, और ये वाला हर हाल में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जब बराबर आएगा तभी आंसर सही होगा। ठीक है, अब ये संख्या और ये संख्या को एक जगह लिख दो, 3x - 1 को एक जगह, और ये जो दोनों मिल गया उसको एक जगह लिख दो, 4x - 1। ठीक है, अब देखो ये गुणनखंड, कहने का मतलब इस संख्या का गुणनखंड हो गया 3x - 1 और 4x - 1। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, बढ़िया रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, यदि x - 1 है ना, px = x² + x + k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो संख्या है ना, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, तो x - 1 = क्या मान लेंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो समीकरण दिया हुआ है इस पर हम लोग 1 को बैठा देंगे। ठीक है, समीकरण यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, x² + x + k, है ना, बराबर में कर दो 0, बराबर में कर दो 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के जगह में हम लोग कितना लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर लिख दो, प्लस x के जगह में 1 लिखना है, 1 लिख दो, प्लस k बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कोई दिक्कत
नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब के को इधर ही रहने दो, अब 2 को नंबर के साइड ले जाओ, चूंकि 0 और 2 क्या है एक नंबर है तो नंबर साइड ले जाओ, तो ये 2 प्लस में इधर आकर किस में हो जाएगा माइनस में। और हम लोग को मान किस चीज़ का निकालना था, के का ही तो मान निकालना था, तो ये आपका निकल गया के का मान। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहला जो पद दिया हुआ उसके बराबर उसका शून्यक निकाल लेना है, तो 1 निकल जाएगा x का मान, और x का मान जो इस समीकरण है इस पे बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके बाद देखिए 13 नंबर, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो चर क्या होता है बच्चों, x y z, ये सब क्या है एक चर है। तो दो चर कहाँ पे है, देखिए यहाँ सिर्फ एक ही चर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो चर है, x और y दो चर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आगे आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। देखो ये भी आसान सवाल है, क्या लिखा हुआ है 2x + 3y = 9। ठीक है, हमको एक ax by + c में व्यक्त करने पर सबसे पहले इस रूप में हम व्यक्त करते हैं, ax + by + c। ठीक है, तो 2x तो ax के ही रूप में था, प्लस bx by है ना, by के जगह में 3y हो जाएगा, और c क्या है, ये बराबर का ये साइड है। देखिए बराबर का ये साइड आपका c है, तो हम क्या करेंगे c को इधर लिख देंगे, तो 9 इधर है ना बराबर का, इधर लिख देंगे, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, और बराबर क्या कर देंगे 0। अब क्या बोल रहा है, a b c का मान ज्ञात करें। तो देखो a के जगह में क्या है 2 है, तो लिखेंगे a = 2। b के जगह में क्या है बच्चों, देखो b के जगह में क्या है, b के जगह में 3 है, तो क्या लिखेंगे b = 3। और c के जगह में क्या है बच्चों -9, तो क्या लिखेंगे c = -9। अब देखो कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, a = 2, b = 3 और c = -9। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको भी, आप चाहे तो यहीं से भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, a = 2 है, b = 3 है और c = -9 इसलिए होगा कि बराबर का ये साइड हम लोग कर लेंगे, तो ठीक है यहाँ से भी आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, निम्न हलों में कौन सा समीकरण इसका हल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बारी बारी से x क्या लिखा हुआ है, x + 2y = 6। ठीक है, ये दिया हुआ है जो ये x है और ये y है, और ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, मतलब पहला जो होता है x होता है, बाद वाला y होता है। हम लोग को बारी बारी से बैठाना है और किस में मैच करेगा वो चीज़ को देखना है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये 1 को बैठाते हैं। अगर हम यहाँ 0 लेते हैं, ठीक है, x के जगह में 0 लेते हैं और 2 और y के जगह में 0 लेते हैं, तो क्या 6 आएगा, नहीं, 0 = 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ पे 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 = 6। तो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 कट गया। चलो ऑप्शन 2 में देखते हैं हम लोग कि x के जगह में हम 0 बैठाने बोल रहा है और 2 y के जगह में 4 बैठाना, तो 4 दूनी 8 हो जा रहा है इधर, और इधर 6 आ जा रहा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 भी कट गया। तो चलो ऑप्शन 3 आप चेक कर लीजिए। देखिए ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, एक बार हम चेक करके बता देते हैं। देखो x के जगह में कितना लिखना है 4, और y के जगह में कितना लिखना है 1 लिखना है ना। तो x के जगह में हम 4 लिखेंगे, प्लस y के जगह में कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, बराबर 6। देखो तो 4 और प्लस 2 × 1 = 2 हो जाएगा, बराबर 6। तो 4 2 6 बराबर 6। देखो दोनों साइड इक्वल हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बारी बारी से आपको चेक करना है और आंसर लिखना है। चलो आगे आते हैं, x और y के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एक होता है x अक्ष, देखो यहाँ पे चित्र भी दिखा दिया है ना, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, और जो बीच वाला जो बिंदु होता है ना बच्चों, इसी जो कटान बिंदु होता है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, x निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, x को हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है, और y को कहते हैं कोटि, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो x को भुज, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, 18 नंबर में क्या है, आकृति में p का निर्देशांक है। तो देखिए यहाँ पे p का निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए ये आकृति आपको दिख रहा है और ये p का निर्देशांक है, तो p का निर्देशांक देखिए x अक्ष कितना, x पर कितना है, x लाइन पर कितना है, 4 पर है, तो 4 हो जाएगा। और y के जगह में कितना डाला हुआ है, देखो y ये लाइन है, ये y लाइन है ना, तो y के जगह में देखो कितना है, 2 पर है ना, तो 2 लिख दो। ठीक है, तो ये 4,2। ठीक है, तो 4,2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आगे बढ़िए 19 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु भयनिष्ठ हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों
कि दो भिन्न रेखा, जैसे कि एक ऐसा रेखा दे दिया और एक ऐसा रेखा दे दिया है, ठीक है, तो अब इसमें कितना बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है? एक ही, मात्र एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, ठीक है, तो वे वस्तुएं जो बराबर होती है वो क्या होती है? संपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 21 नंबर सवाल में। क्या लिख रहा है 21 नंबर में? देखिए, 54 का संपूरक कोण क्या है? ठीक है, 54 का पूरक कोण है ना, तो पूरक कोण उसको बोलते हैं बच्चों कि दो कोणों को मिला करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी कि x और y दोनों कोण को मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक कोण आपका 54 दिया हुआ है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? तो 90 में से 54 को घटा देंगे, तो 90 में से 54 को घटा दो तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6 और 8 में 5 गया तो 3, यानी 36। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जस्ट इसी तरीके से संपूरक पूछा है। ठीक है, पूरक में क्या होता है? दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, संपूरक में कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, दो कोनों को मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक 68 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 में से 68 घटा दो तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गया तो बच्चों कितना बचा? 2 बचा, और 7 में 6 गया तो 1 बचा, और 1 यानी कि 112। तो ऑप्शन नंबर किस में नज़र आ रहा है? 112, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 180 से अधिक और 360 से कम वाले माप को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें से जितना है सबका मान बता देते हैं। ठीक है, रिजु कोण उसको कहते हैं जो 180 डिग्री का होता है, प्रतिकोण कोण इसको कहते हैं जो 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसको, और संपूरक कोण उसको कहते हैं जो अभी हम जस्ट बताएं कि दो कोणों को मिला करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना, ए और बी। अधिक कोण किसको कहते हैं बच्चों? जो 90 डिग्री से ज़्यादा, जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है? आकृति में AOB एक रेखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो AOB एक रेखा नज़र आ रहा है और x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5x और 4x, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5x + 4x = कितना? 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 और 4x कितना होता है? 9x। 9x बराबर कितना होना चाहिए? होगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9, ये इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/9, तो 9 दूनी 18, यानी कि 20। कितना हो जाएगा? 20। तो x का मान हम लोग को पूछ रहा था 20, तो x का मान कहाँ है? 20, ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन 25 नंबर में पूछा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बताइए फटाक से। 180 डिग्री, है ना, तीनों कोण को मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। चलो, दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? समान होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी है? तो बच्चों इसमें से आपका साइड एंगल साइड जो है सर्वांगसमता कसौटी है। ठीक है, साइड एंगल साइड, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुजों के अंतः कोणों का योग कितना होता है? अभी त्रिभुज का कितना बताया? तीनों का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? तो ये होता है व्यास बच्चों। ठीक है, एक वृत्त ले लो, इसकी जितनी जीवाएं हैं, मान लो ये सब पूरा जीवा है। ठीक है, तो अधिकतम जीवा कौन सा हो सकता है? जो बीच में हो, और बीच वाला क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। बीच वाला क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है बच्चों समकोण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल में। देखिए क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC में BC और AB बराबर है, कोण B = 80 है, तो A का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC। ठीक है, जिसमें BC और AB बराबर है ना, BC और AB बराबर है, ये दोनों बराबर है। और B कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 80 डिग्री। तो बताइए A का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो A का मान कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अगर देखिए बराबर भुजाएं के बराबर कोण बराबर होती है। ठीक है, बराबर भुजा, जैसे बराबर भुजा है ना, देखिए बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका बराबर कोण कौन हो जाएगा यहाँ पे? देखिए इसका
इसका सम्मुख कोण कौन सा बराबर कौन सा है, सी है, ठीक है, और इसका सम्मुख कोण कौन सा है, ये है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हम लोग का कोण कौन सा दे दिया, ये 80 दे दिया। तो आपको तो ये चीज़ पता चल गया कि ए और जो सी है ये बराबर है। बी का मान कितना दिया हुआ, 80 डिग्री, ठीक है, और तीनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो ये 80 डिग्री, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 100 डिग्री, ठीक है, दोनों मिला के कितना होगा, 100 डिग्री। अब क्या बोले कि दोनों बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है तो कितना हो जाएगा, 50 और 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसका मान पूछ रहा था, ए का मान, तो ए का मान 50 हो जाएगा। सी का भी पूछता तो भी 50 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल में। एक चतुर्भुज के कोण कुछ अनुपात में दिए हुए हैं, 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में, तो इससे सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। देखो कितना आसान सा सवाल है। चतुर्भुज का कोण जो है हम लोग मान लेंगे 3x, ठीक है, 5x, 9x, ठीक है, और 13x। चूँकि ये जो है कुछ ओरिजिनल मान नहीं है, चूँकि सभी कोणों का मान कितना होना चाहिए, 360। क्या 360 होगा सब जोड़ के, नहीं, तो ये ओरिजिनल मान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माना जो कोण मान लेंगे हम लोग 3x, 5x, 9x और 13x। अब सबको जोड़ दो, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। चूँकि चतुर्भुज के चारों कोण को अभी हम कितना बोले कि 360 डिग्री का होता है। तो अब सबको जोड़ दो, 13 और 3 16, 16 और 5 कितना होता है, 21, 21 और 9 30, यानी कि 30x कितना हो जाएगा, 30x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा 30। तो ये 0 से 0 कट गया, 12 3 36, यानी कि x का मान कितना निकल गया बच्चा, 12 निकल गया, ठीक है। अब देखो 12 निकल गया, तब अब सबसे बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है, 13x, 13x नज़र आ रहा है सबसे बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 13x लिख देंगे, और 13 और x का मान कितना आया था, 12। तो 13 और 12 को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 156। तो देखो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 33 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, इसका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आपको याद भी होगा, त्रिभुज का परिमाप नहीं याद है तो आप देख लो फटाक से। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग है ना। तो कितना है, 40 प्लस 24 प्लस 32, जोड़ दो सबको, 40 24 32, 4 2 6 और 3 2 5 4 9 96। देखो 96 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भुजा दिया हुआ रहता है तो हम लोग हेरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस निकालते हैं, इसी को हम लोग देखिए एस को ही अर्ध परिमाप कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो सबको जोड़ दो, कितना था, 40 प्लस 24 प्लस 32, ठीक है, बाय 2। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी जोड़े थे हम लोग 96 आ गया था ना, यही संख्या था ना, 4 2 6, हाँ यही था। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। हेरोन का सूत्र जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब बैठा दो फटाक से। एस का मान कितना है बच्चों, 48 है, तो 48 लिख दो। फिर लिखेंगे 48 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान आपका 40 है, तो 40 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 48 माइनस बी का मान 24, तो 24 लिखेंगे। और सी का मान कितना है, तो लिखेंगे 48 माइनस सी का मान आपका दिया हुआ 32, तो 32 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट लिखेंगे और 48 का 48 लिख देंगे, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा। 48 में 40 घटाएंगे तो 8 बचेगा, फिर इंटू हो जाएगा। फिर 48 में से 24 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और इंटू हो जाएगा। 48 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, 16, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बनाते हैं। चलिए आगे में हो जाएगा, कितना कितना बचा था,
48 गुना 8 गुना 24 गुना 16 ये बचा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 48 को तोड़ेंगे। ठीक है, 48 को तोड़ेंगे तो कितना 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 लिख सकते हैं, 24 दूनी 48 ये लिख सकते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें दो दो का पेयर बनाने का प्रयास करेंगे और 8 को 8 लिख दो। ठीक है, और 24 को 24 से रहने दो, चूंकि एक 24 आ चुका था। और ये 16 को हम लोग तोड़ सकते हैं 8 गुना 2। ठीक है, आप दो दो करके छोटा छोटा भी तोड़ सकते हैं, हम बड़ा बड़ा तोड़ दिए। ठीक है, मुझे पता था इसलिए। ठीक है, आप छोटा छोटा भी तोड़ सकते हैं, 48 को 2 गुना 3 इस तरीके से तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे कर सकते हैं। लेकिन देखिए 24 और 24 मिल गया ना, देखिए 2 का पेयर मिल गया ना, तो एक बाहर निकाल दो, 24 एक बाहर निकल गया। ये देखो 2 और 2 मिल गया ना, तो एक बाहर निकाल दो। ये अंडर रूट को तोड़ने का ये सिस्टम है। ठीक है, 2 8 और 8 मिल गया ना, तो एक बाहर निकाल दो। सब तो बाहर निकल गया ना, अब सबको गुना कर दो। तो 8 दूनी 16 और 16 और 24 को गुना करो जल्दी। 8 दूनी 16 और 16 और 24 को गुना करो। 24 और 16 गुना करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हाथ बचा 2, 6 दूनी 12, 13 14 है ना, फिर 24 एका 24, 4 8 3 यानी 384। 384 क्या है ऑप्शन में, मीटर था सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 384, ऑप्शन नंबर 2 में है बच्चों। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 33 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है और इसका त्रिभुज का परिमाप कह रहा है। ठीक है, तो ये भी तो जस्ट क्वेश्चन बनाए थे, 96 आंसर था। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, अभी जस्ट बनाए क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एक घन का किनारा x है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो घन का किनारा कितना है, x है। ठीक है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 4a²। ठीक है, 4a², तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किनारा x बोला था, तो यहाँ पे होना चाहिए आंसर जो होना चाहिए 4x² होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्याएं कितनी होती है, तो घनाभ तो आप लोग को पता होगा, ऐसे बनता है ना। और इसका किनारों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो याद रखिएगा 12 होता है। ठीक है, किनारों की संख्या कितनी होती है, बराबर 12 होता है। ठीक है, चूँकि 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में। ठीक है, तो 12। आगे आते हैं हम लोग। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दिया हुआ है LBH और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों घनाभ का वो होता है 2HL+B। याद रखिएगा, फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक गोलक का त्रिज्या R दिया हुआ आयतन निकालना है, तो आयतन होता है 4/3 पाई R का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला है, याद करना है। आगे आते हैं, देखिए मिलान चिन्ह, इसको कैसे बनाना है। देखिए कि बारंबारता है, तो देखो कितना है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 और ऐसे किया हुआ है, मतलब 5 है ना, 5 ये हो गया। और इधर कितना खिंचा हुआ है 2 2 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो 4 और 5 कितना हो गया 9। ठीक है, तो 9 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, चलो एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, तो याद रखिएगा हमेशा का हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक निश्चित प्रायिकता। तो ये था बच्चों आप लोगों का 40 महत्वपूर्ण सवाल सेट 1 का, और मुझे आशा है कि ये सेट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बिंदास सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को आपके जो भी रिलेटिव्स होंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, उन्हें शेयर ज़रूर कर देना। जो अपना एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम 2024 में देने वाले होंगे उन्हें ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है, और चैनल पे आप फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और उसके बगल में घंटी का बटन दिखा होगा, घंटी का बटन को भी जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। और इसी तरीके से आपको सेट 2 चाहिए बच्चों। ठीक है, सेट 2 के सवाल आप लोगों को सॉल्व करवाना होगा, तो हमारे नीचे है ना, नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे आप सेट 2 कमेंट जरूर कर देना। और कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो हमारा लिंक जो है इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमें ऐड हो करके और हमें फॉलो कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का साइंस का, ठीक है, साइंस का, SST सोशल साइंस का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं आप लोग के फाइनल एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना है। ठीक है, यूट्यूब पर हमारे मिशन 2 चैनल पर आपको प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लेना है।
या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग सेपरेट सा, तो वहाँ से भी आप जा करके सभी सब्जेक्ट का अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।